आ गया। चलो, तो देखो एक बार पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, देन वी विल डिस्कस द न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से स्टार्ट किया था। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में क्या बताया था, दैट कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। अगर कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदती है, कोई लोन लेती है, कोई लाइबिलिटी लेती है, तो वो सब कंपनी अपने ही नाम पे करती है। कभी भी कंपनी किसी भी ओनर का, किसी भी डायरेक्टर का सहारा नहीं लेती, जस्ट बिकॉज कंपनी अपने आप में खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों है आर्टिफिशियल पर्सन? क्योंकि वो लॉ के अंडर रजिस्टर हुआ है, इसलिए। ठीक है, डीप में डिस्कस करा था, बट वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक, तो मैं आगे ज्यादा नहीं बता। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में मैंने क्या समझाया था कि एक बंदे ने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक है, और कंपनी लॉस में चली गई, तो जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, क्या वो लॉस का पैसा भी देंगे, लॉस भी बियर करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट देखा था परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी में कोई आए या कोई जाए, कोई बॉर्न हो या डेथ हो, कोई एडमिशन हो, कोई रिटायरमेंट हो, कंपनी कभी अपने ऑपरेशंस नहीं रोकती। क्लियर? अगर कंपनी अपना ऑपरेशन रोकने लगे तो रिलायंस कंपनी में 1.5 लाख शेयर होल्डर्स हैं, रोज कोई ना कोई मरेगा, रोज कंपनी बंद होगी तो साल भर काम ही नहीं होगा। नेक्स्ट, सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, जो प्रॉपर्टी वो खरीदना चाहे वो खरीद सकती है। कंपनी सब कुछ कर सकती है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकता है। सिर्फ कंपनी अपने जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर सकती, एजुकेशन नहीं ले सकती, शादी नहीं कर सकती, है ना। ये सिंपल सिंपल चीजें जो कंपनी नहीं कर सकती है। फिर अपन ने डिस्कस किया था सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के ओनर से अलग होता है। जैसे अगर मैं कंपनी के 15 करोड़ के शेयर भी खरीद लूं तो भी मैं उस कंपनी में जाके काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो रिलायंस कंपनी में इतने शेयर होल्डर है, सब लोग कंपनी में जाके नौकरी करते, और अगर 15 लाख नौकरी करते, 15 लाख लोग नौकरी करते किसी कंपनी में, तो उसके लिए कितना बड़ा प्रेमाइसिस चाहिए होता। अच्छा, दूसरी बात ये कि सब मालिक है, सब ओनर्स हैं, तो सब लोग अपनी अपनी चलाते, तो कुछ डिसीजंस हो ही नहीं पाते। इसलिए कंपनी कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ओनर जो होते हैं उनको सिर्फ एक राइट दिया जाता है वोट देने का। ठीक है, जैसे भाई वी आर दी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, तो वी हैव राइट टू चूज हु विल बिकम प्राइम मिनिस्टर, हु विल बिकम एमएलए एमपीज। ठीक है, बट हम ऐसा नहीं होगा कि जो अगर कोई इंसान एमपी या एमएलए बन गया तो उसको हम निकाल दे बाद में। नो, हमारे पास पावर है, वोटिंग पावर, हम लोग वोट कर सकते हैं और किसी को कुर्सी पे बैठा सकते हैं, लेकिन वो भी केस कैसे होता है? मेजोरिटी से। क्लियर? बोला जाता है कि भाई गौ सरकार जो होती है वो जनता की होती है, बट अल्टीमेटली जनता की मनमर्जी का कोई काम नहीं होता, जो अल्टीमेटली सरकार चाहती है वही होता है। तो यहाँ पे भी वही है, आप किसी इंसान को डायरेक्टर तो बना सकते हो, बनने के बाद आपके सारे राइट्स नहीं है, जैसा डायरेक्टर चाहेगा वैसा ही होगा। क्लियर? लास्ट एक और पॉइंट पढ़ा था, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट। हर कंपनी, मतलब 99% कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए ही बनती है। एक्सेप्शन में अपन लिख सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी इज दी ओनली कंपनी जो चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म होती है, अदरवाइज ऑल दी कंपनीज आर फॉर्म फॉर द पर्पस टू अर्न प्रॉफिट। दैट्स इट। इतना मैंने कराया था, इसके बाद मैंने बोला था पढ़ने को। ठीक है, तो अब आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है, जो मेन पॉइंट्स थे दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। चलो अब आ जाओ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। चलो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सर बात आई शेयर्स के बारे में। कंपनी में हर शेयर होल्डर्स के पास कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स होता है। ठीक है, अब बात आती है सर कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर दूं, तो क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये इस टॉपिक में समझाया जाएगा। ठीक है भाई, मान लो ये बंदा है, इसने 15 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे, कौन सी कंपनी में? वोडाफोन आइडिया, वीआई। ठीक है, जो अभी रिसेंटली मर्ज हुई है ना, दो कंपनीज मर्ज हुई है, वोडाफोन और आइडिया। ठीक है, तो मैंने 15 लाख मत करो, एक काम करो, इसको कर दो 150 लाख, मतलब 1.5 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। अब तुमने वोडाफोन आइडिया के 150 करोड़ के शेयर्स खरीदे, सॉरी 1.5 करोड़ के शेयर्स खरीदे, और कंपनी जो है, कैसा हाल है कंपनी का पता है सब लोगों को, है ना, डूबने पे ही है। ठीक है, जैसे देखो बीआई के शेयर्स अगर अपन देखें
तो VI के शेयर्स की हालत कैसी है? देखो कुछ इस तरीके से है वोडाफोन आइडिया के शेयर्स। ये तो एक दिन का है, अगर अपन 5 साल का देखें तो 60 रुपए से वो शेयर आज 432 रुपए तक पहुंचे हैं। मतलब सर खत्म है, कंपनी बंद हो जाएगी, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए बंद हो जाएगी, बट बंद होने के बहुत चांसेस। क्लियर? तो सोचो जिस इंसान ने 150 मतलब 1.5 करोड़ रुपए लगाए होंगे, आज उसके प्राइस पता है कितना हो गया होगा? अराउंड उसके शेयर का प्राइस 10 लाख रुपए हो गया होगा। मतलब सोचो कितना बड़ा लॉस उसने झेला है। क्लियर? तो ऐसे लोग चाहते हैं कि भाई हम इस कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर कर दें, अदरवाइज कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, दिवालिया निकल जाएगा, कुछ हमें मिलेगा भी नहीं। तो क्या ये लोग शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो सुनिए, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जस्ट बिकॉज देयर आर ओनली 200 शेयर होल्डर्स, तो एक इंसान अगर दूसरे इंसान पे एक दूसरे को शेयर्स ट्रांसफर करेगा तो बड़े मिसमैच होंगे। इवन कंपनी जो होती है प्राइवेट वो थोड़े छोटे लेवल पे वर्क करती है। क्लियर? तो शेयर्स ट्रांसफर होना प्राइवेट कंपनी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल क्या नामुमकिन ही समझो। लेकिन अगर अपन पब्लिक कंपनी की बात करें, ठीक है, दोनों का मतलब समझाऊंगा व्हाट इज पब्लिक एंड व्हाट इज प्राइवेट। अभी टॉपिक नहीं आया है, जस्ट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अभी मैं इस पर फोकस नहीं करूंगा, बस ये बात दिमाग में याद रखना या कहीं लिख लो। ठीक है? और प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं होते, रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बट पब्लिक कंपनी में शेयर्स बहुत इजीली ट्रांसफर होते हैं। ठीक है? अगर कभी तुम लोगों को समझना हो कि पब्लिक कंपनी कौन सी है एंड प्राइवेट कंपनी कौन सी है, ठीक है, कुणाल और प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो। ओके? हाँ, पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस समझना है। तो किसी भी बोर्ड के आगे कंपनी का नाम लिखा होता है, अगर उस नाम पे लिखा है पीवीटी एलटीडी मतलब प्राइवेट लिमिटेड, देन इट इज अ प्राइवेट कंपनी, और अगर सिर्फ लिमिटेड लिखा है देन इट इज अ पब्लिक कंपनी। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बाहर के बाहर ही पहचान लो। ठीक है? अगर किसी कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल पढ़ लिया तब तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है? लेकिन अगर सामने से पहचानना चाहते हो तो ऐसे आप पहचान सकते हो। चलो, तो ट्रांसफरेबिलिटी में सिर्फ यही बात थी, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने में बहुत रिस्ट्रिक्शन है, नहीं कर सकते। क्यों? 200 लोग होते हैं सर। लेकिन भाई अगर पब्लिक कंपनी की बात करो तो देयर आर 2 लाख मेंबर्स, 30,000 मेंबर्स, तो वहां पे शेयर्स बहुत इजीली ट्रांसफर होते हैं। इवन पब्लिक कंपनी के शेयर्स की तो ट्रेडिंग चलती है ना मार्केट में, ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज है भाई जिसपे आप शेयर एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, तो पब्लिक कंपनी में तो बहुत इजीली शेयर्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, कैपेसिटी टू स्यू, टू बी स्यूड। बहुत बार ऐसा होता है, भाई एक बंदा है, रमेश नाम है इसका, मान लो ये किसी होटल गया, ठीक है, किसकी होटल गया? आईटीसी, आईटीसी की होटल है, पता है? चलो आईटीसी छोड़ो, तुमने एक होटल का नाम तो सुना ही होगा, इस होटल का नाम तो सुना ही होगा, ताज किसकी है? नहीं पता? टाटा। टाटा जो मोटर्स है, टाटा किसकी है? टाटा कौन है उसका ओनर? सॉरी, रतन टाटा। ठीक है, तो ताज भी उसी का है। ठीक है, ताज होटल जिस पे हमला हुआ था बॉम्बे में, जो बहुत फेमस होटल है। बाकी हाँ, ताज होटल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब होटल में या बोला जाए तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ताज। तो भाई रमेश ताज होटल गया, ठीक है, क्या होता है बेसिकली सर, अकोमोडेशन होते हैं और रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह हैं। ठीक है, अब इस बंदे को अगर ताज होटल का कुछ पसंद नहीं आया या उसके साथ वहां पे कुछ गलत चीज हुई, तो वो अल्टीमेटली वहां पे काम करने वाले लोगों पे केस करेगा या इस कंपनी के नाम पे केस, कंपनी के नाम पे केस करेगा? क्योंकि लॉ ने बोल के रखा है सर, ताज जो है ना, ताज इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। सर ये खुद एक इंसान है। जस्ट बिकॉज ताज अपने साइन खुद नहीं कर सकता, अपने हाथों से साइन नहीं कर सकता, इसलिए हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करा है। अदरवाइज उसके अलावा ताज सारे के सारे काम कर सकता है। तो क्यों ना हम ताज को एक इंसान ही मान लें। तो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप सीधे कंपनी के ऊपर केस फाइल करते हो। फिर अब मान लो कि रमेश यहाँ पे 2 लाख रुपए का इसने बिल बना दिया है ना, ताज होटल में 2 लाख का बिल बन गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर? अब रमेश पैसे बिना दिए भाग गया, तो रमेश के ऊपर भी केस करना चाहिए।
कौन करेगा? ताज करेगा या वहां के डायरेक्टर्स? ताज ही करेगा। क्यों? मतलब ताज खुद तो करेगा नहीं जाकर, भाई कोर्ट में कैसे जाएगा, इंसान तो है नहीं। कुछ लोग जाएंगे, लेकिन वो जाके जो कंप्लेंट लिखवाएंगे वो किसके नाम से लिखवाएंगे? ताज के नाम से, कि भाई हमारे होटल के साथ ऐसा ऐसा हुआ, सो वी वांट कि रमेश को आप पकड़ो और हमारे पैसे रिकवर करवाओ। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है ये सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि कोई भी कंपनी दूसरे इंसान के ऊपर भी केस कर सकती है अगर कंपनी के साथ कुछ गलत होता है तो, एज वेल एज कोई थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर भी स्यू कर सकती है अगर कंपनी कुछ गलत करती है तो। फिर तुम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पे कंपनी ने टैक्स नहीं भरा तो इनकम टैक्स वालों ने उनपे टैक्स चोरी का इल्जाम लगा दिया, है ना। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे, जैसे है ना एक नेस्ले है, नेस्ले वो किटकैट नेस्ले की आती है ना। हाँ, तो पता क्या होता था, किटकैट जो है ना वो ये कहती थी कि आई एम नॉट अ चॉकलेट, आई एम वेफर। ठीक है, ऐसा बोलती थी, बट किटकैट सबने खाई होगी, ऑल दो वेफर है कि चॉकलेट है, चॉकलेट है। तो है ना वेफर पे टैक्स नहीं लगता, चॉकलेट पे 28% टैक्स लगता है। तो वो वेफर के नाम से टैक्स बचाते जा रही थी, बचाते जा रही थी। बट फाइनली जब केस हुआ तो किस पे हुआ? नेस्ले कंपनी पे हुआ कि भाई नेस्ले कंपनी ने 21 करोड़ के टैक्स को बचाया है, ऐसा ऐसा किया है। तो देन फाइनली ये डिसाइड हुआ था कि उसमें चॉकलेट नहीं है, वो वेफर ही है, और उसको टैक्स लाइबिलिटी खत्म हो गई थी। ठीक है, ऐसा कुछ उन लोगों ने अपने बताया था कि हमारे प्रोडक्ट्स में ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका मिक्सचर है, ये है वो है, तो केस रिजॉल्व हो गया था। मतलब इस टॉपिक को डिस्कस करने का मतलब ये है कि जो भी टैक्स वगैरह की चोरी हुई वो क्या टाटा नेस्ले ने खुद करी होगी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। उसके डायरेक्टर्स, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके, एडवोकेट्स मिलके, इन लोगों ने मिलके चोरी करी होगी। बट एट द एंड नाम किसका आया? नेस्ले का। क्यों? सर, जस्ट बिकॉज ही इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड वी कैन sue the company as well as company can also sue the other person। तो जैसे आज हमने नेस्ले पे केस करा था, वैसे नेस्ले हम पे भी केस कर सकती है। मैगी पे केस हुआ था, वो सबको पता होगा कि मैगी बैन हो गई थी कुछ टाइम के लिए, तो वो केस पर्टिकुलरली मैगी पे हुआ था, बनाने वाले लोगों के ऊपर नहीं हुआ था। क्लियर? तो भाई आप कंपनी पे सीधा केस करोगे, कुछ भी गलत होगा, अगर डायरेक्टर को फंसा सकते या शेयर होल्डर्स को फंसा सकते तो आज विजय माल्या भी जेल में होता। ठीक है, बाकी देखो क्या है, एक बहुत ऐसी बात है कि आप शेयर होल्डर्स पे क्यों नहीं केस कर सकते। जैसे भाई पार्टनरशिप सबने पढ़ी होगी, पार्टनर्स कुछ गलत करते हैं तो केस पार्टनर्स पे होता है, पार्टनरशिप में भी कुछ गलत होता है तो पार्टनर्स पे केस होता है। लेकिन कंपनी में देखो क्या सिस्टम है। अभी कंपनी है रिलायंस, ये अपना इंडिया है पूरा, ठीक है, इस टाइप से है ना कुछ अपना मैप। कुछ लोग यहाँ रहते हैं, 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 कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग यहाँ। अब सर ये सब लोग मिलके क्या करते हैं? रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, रिलायंस कंपनी के मालिक बनते, और ये कंपनी कहाँ पे? यहाँ बीच में बैठ के काम कर रही है। अब सर कंपनी में बैठे लोगों ने अगर कुछ फ्रॉड करा तो ये बेचारा बॉम्बे में बैठा इंसान, दिल्ली में, कश्मीर में, ऐसी ऐसी जगह बैठे हुए इंसान की कोई गलती है क्या? नहीं। इवन इनको तो ये नहीं पता कि कंपनी किस टाइप के ऑपरेशंस कर रही है अंदर, क्योंकि इन्होंने तो शेयर खरीद लिए और कंपनी के मालिक बन गए। तो अगर आप सीधे शेयर होल्डर्स के ऊपर या मालिक के ऊपर केस करते ना, तो ऐसे लाखों बेगुनाह लोग भी जेल में होते, और इवन कोई शेयर से नहीं खरीदता उसके बाद कंपनी को। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कंपनी ने खुद किया होगा, तो इसलिए आप किसको लाइबल ठहराओगे? कंपनी को, है ना। स्यू का मतलब क्या होता है? जब से क्या बोल रहा हूँ, केस करना। ठीक है, आपके पास कैपेसिटी है स्यू करने की, और आपके ऊपर भी केस हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। कंपनी को किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करने के सारे राइट्स अवेलेबल हैं। कॉन्ट्रैक्ट समझते हो? कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या होता है? क्लियर? देखो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे मान लो भाई आज के टाइम पे देखोगे तो कोई बड़ा सा अपन मर्जर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया का मर्जर बहुत बड़ा था। देखो, हाँ वो वाले बात उसकी बात करते हैं, वो वीआई की बात करते हैं थोड़ा भी। एक हो गई वोडाफोन,
और एक हो गई आइडिया। क्या था ना सर, जब से जियो मार्केट में आया था तो पूरे मार्केट में उसने फैलान मचा दी। डेटा का प्राइस इतना लो हो गया था कि ये जो बेचारे ऑपरेटर्स है ना, ये अपनी कॉस्ट को इतना नीचे गिरा नहीं पा रहे थे। जियो ने क्या करा, कुछ नहीं, ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज कर करके है ना, जो नेटवर्क कनेक्शन थे वो जमीन के नीचे से निकाल के आधे वायरलेस कर करके बहुत कम डेटा का प्राइस कर दिया। इवन दे वर वर्किंग ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज पे काम करोगे तो कॉस्ट तो कम होनी है भाई। 130 करोड़ की जनता को आपको डेटा देना है, क्लियर। और अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दो सिम रखते हैं, तो दोनों में नेट डलवाते हैं, दोनों में सब चीजें करवाते हैं। तो ऐसे लोगों को सर्विस देना है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, तो कॉस्ट कम हो जाती है, होता है ना। ज्यादा लोगों के लिए अगर कुछ बनाते हो तो खर्चा कम होता है, ज्यादा कपड़े खरीदते हो तो रेट ज्यादा सस्ते हो जाते हैं, सेम वही चीज है। तो जियो ने भी यही करा। अब अल्टीमेटली वोडाफोन और आइडिया दोनों ऐसी कंपनी थी बेचारी जो लॉस में जाती जा रही थी। तो दे फाइनली डिसाइडेड टू मर्ज देम इन वन कंपनी, दोनों मिलकर एक कंपनी बनना चाहती थी। तो क्या हुआ होगा, वोडाफोन ने आइडिया को ऑफर दिया होगा कि यार लेट्स वर्क टुगेदर, क्योंकि अकेले अकेले काम करेंगे तो बनेगा नहीं। कुछ रिसोर्सेज मेरे पास हैं, जस्ट लाइक मशीनरीज, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीजें मेरे पास हैं। और आइडिया से बोला होगा कुछ चीजें तुम्हारे पास भी होंगी, कुछ मशीनें, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ह्यूमन रिसोर्स तुम्हारे पास भी होगा, कुछ कैश, कुछ वर्किंग कैपिटल, तो चलो साथ में मिलकर काम करते हैं। आइडिया को प्रपोजल दिया, शायद आइडिया को पसंद आ गया होगा, तो आइडिया ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर। तो सर वोडाफोन ने ऑफर दिया और आइडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। लॉफुल चीज है कि कोई गलत चीज है? ऐसा करना लॉफुल है, सही है, कानून के मुताबिक सही है सर। तो यही एग्रीमेंट अगर लीगल होगा, लॉ की नजरों में एनफोर्सेबल होगा, तो यही एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो दिस इज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। इंडिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखो, यहाँ पे दो कंपनियां वोडाफोन और आइडिया मिलकर एक कंपनी बन गई, वीआई, ठीक है। लेकिन पूरे केस में देखो ना, मैंने वोडाफोन के मालिक का नाम लिया, ना मैंने कोई आइडिया के मालिक का नाम लिया, ना मैंने किसी डायरेक्टर के बारे में बोला। जस्ट मैंने ये कहा दो कंपनियां थी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ऑफर दिया और दूसरी कंपनी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बन गया एग्रीमेंट, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब लीगल है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मतलब सर पार्टीज, सॉरी, जो कंपनीज होती हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्ट करने के भी राइट्स होते हैं। कंपनी चाहे तो अपने नाम पर किसी भी दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्लियर। जैसे भाई किंगफिशर है, तो किंगफिशर ने जितने भी लोन लिए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, वो अपने नाम पे लिए हैं। क्यों? क्योंकि सर कोई भी कंपनी हो, उसके पास सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते तो बात आती है सिग्नेचर की, साइन कौन करेगा? तो कंपनी की खुद की एक कॉमन सील होती है, ठीक है। तो कंपनी अपनी कॉमन सील लगा देती है और एक डायरेक्टर ऑथोराइज रहता है उसको लगाने के लिए, क्योंकि कंपनी के हाथ पैर तो होते नहीं है, तो डायरेक्टर कॉमन सील को लगाता है और खुद के साइन कर देता है, तो वो कंपनी का सिग्नेचर माना जाता है। तो जब आपने कंपनी को इंसान बना दिया है, उसको सिग्नेचर्स दे दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी कर ही सकती है ना। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि सर कंपनी किसी भी पर्सन से, किसी भी दूसरी कंपनी से, गवर्नमेंट से, किसी भी दूसरे इंसान से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्लियर। जस्ट बिकॉज ही हैज ऑल द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। जो राइट्स एक ह्यूमन बीइंग को मिलते हैं, वो सभी राइट्स किसको मिलते हैं, कंपनी को भी मिलते हैं। चलो अब आ जाओ लिमिटेशन ऑफ एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो। ये बोला गया है सर क्या कंपनी ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, इसका मतलब कंपनी सब कुछ कर सकती है क्या? नहीं, कंपनी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब ये बोला जरूर गया है कि कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ले, घर खरीद ले, गाड़ी खरीद ले, जो करना हो करे, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है। जैसे भाई अपन लोग भी हैं, तो कुछ लोगों को होगा ना ऐसा कि कुछ लोगों की पेरेंट्स होते हैं वो रात में भी अलाउड करते हैं, कुछ लोगों की पेरेंट्स दिन भर जो करना हो करो अलाउ करते हैं, बट दे ऑल्सो हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, किसी ना किसी चीज पे तो वो लोग रिस्ट्रिक्शन लगाते ही ऑफ कोर्स। तो यही कंपनी के साथ का है कि कंपनी अगर हवा में ना उड़ने लगे ज्यादा, क्योंकि इंसान तो बना दिया, सारे राइट्स भी दे दिए, तो कंपनी फ्रॉड करना स्टार्ट नहीं कर दे, कोई गलत काम करना स्टार्ट ना कर दे, इसलिए
कंपनी के ऊपर कुछ पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशन भी लगाकर रखी है। क्लियर? लिमिटेशन इन दी सेंस क्या है? देखो, कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट होता है एमओए, जिसको कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक होता है एओए, जिसको कहा जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के ऑब्जेक्टिव लिखे रहते हैं, आर्टिकल्स में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। ठीक है, बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, अभी ध्यान नहीं इतना वो, बट आगे ये भी चीज अच्छे से मिलेगी। तो एमओए में कंपनी के ऑब्जेक्टिव है सर कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से फॉर्म हुई है, कंपनी किस टाइप की, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या फिर अनलिमिटेड कंपनी है। ठीक है, बाकी सारी चीजें लिखी होती है, कैंसिल कर देना उसको। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। अब ये कहा है कि कंपनी के मेमोरेंडम में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। ठीक है, जैसे भाई टाटा मोटर्स, जैसे टाटा मोटर्स है, क्या करती है टाटा मोटर्स? क्या करती है टाटा मोटर्स? हाँ, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में सर बनाती है, बना के बेचती है। ठीक है, इसके अलावा क्रोमा का नाम सुना है? क्रोमा किसका है? क्रोमा, क्रोमा भी टाटा का है। ठीक है, टाटा क्रोमा। जैसे रिलायंस ने डिजिटल खोला ना, तो वैसे टाटा ने क्रोमा खोल डाला। तो दीज आर दी बिग कॉम्पिटिटर्स, जो तुम खोलोगे वो हम भी खोलेंगे। क्लियर? अब टाटा होटल इंडस्ट्री में भी मिलेगा आपको, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में मिलेगा। एफएमसीजी समझते हो? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, जैसे भाई क्रीम्स, पाउडर्स, खाने के आइटम, ये सब एफएमसीजी आइटम्स में आते हैं। तो टाटा आपको हर जगह दिखेगा। ठीक है, तो कोई भी कंपनी जब खुलती है ना, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव लिखती है। जैसे टाटा मोटर्स ऑब्जेक्टिव में लिखता होगा प्रोडक्शन एंड सेल्स या सप्लाई ऑफ ऑटोमोबाइल्स। क्लियर? मतलब अगर तुम लोग टाटा मोटर्स के बारे में पढ़ोगे या टाटा कंपनी के शेयर्स को देखोगे, तो तुम्हें देखते से ही समझ में आ जाएगा कि यार टाटा कंपनी जो है ना, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, क्योंकि भाई मोटर्स लिखा है। अगर मैं मुझे थोड़ा सा अभी नॉलेज हो, तुम लोग भी बहुत पढ़ चुके हो टाटा के बारे में, और टाटा की कार्स है, सीधी सी बात है। अगर मान लो टाटा कोई बाहर की कंपनी होती और लिखा होता टाटा मोटर्स, तो क्या यही समझते उसमें कार बिकती है? नहीं सर, मोटर्स में तो वो पानी वाली मोटर्स भी आती हैं, है ना, और भी इलेक्ट्रिसिटी की चीजें आती हैं। तो कौन सी मोटर्स? तो ये चीज समझने में आपको मदद करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए ये बताता है भाई कि कंपनी जो बनी है, ये जो कंपनी गवर्नमेंट के अंडर या फिर कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुई है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के लिए ये कंपनी फॉर्म हुई है। क्लियर? तो एमओए किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य बताता है। फिर बात करोगे आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट किस तरीके से चलाना है, उसके बारे में लिखा होता है। अब सीधी बात यह है कि कोई भी कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने लिखा है कि भाई हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, तो उसके अलावा हम दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर भाई जियो बोल रही है कि हम लोग टेली कम्युनिकेशन में हैं, तो उसके अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। दैट्स इट। ठीक है, एमओए देखा है कभी किसी कंपनी का? नहीं? देखो, एमसीए की वेबसाइट होती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, एमसीए ये देखो, ये है कंपनी की, सॉरी एमसीए की वेबसाइट। एमसीए मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो देखो यहाँ पे सारी चीजें हैं। रजिस्टर योर कंपनी, अगर तुम लोग कोई नई कंपनी खोलनी हो तो यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। अपन लोग नहीं कर सकते, एक कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। मतलब बेसिकली आफ्टर बिकमिंग कंपनी सेक्रेटरी ये हमारा काम होगा, है ना। मतलब ये समझ लो दिन भर तुम्हें यही वेबसाइट खोल के बैठ के देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, कंपनी का नाम रिजर्वेशन, जैसे भाई टाटा ने अपने नाम टाटा रखा तो नाम रिजर्व करवाया होगा। तुम लोगों को अपने नाम पे कंपनी खोलनी तो नाम रिजर्व करवाना पड़ेगा। अब मैटर ये है कि नाम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एमसीए सर्विसेज में देखोगे तो कंपनी 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 मास्टर डेटा एलएलपी सर्विस, ई फाइलिंग, कंपनी सर्विस,
ट्रैक ट्रांजैक्शन स्टेटस की इसमें होगा आई थिंक इनकॉर्पोरेशन चेंज मैनेजमेंट, कंपनी का नाम जैसे टाटा की टाटा डालती या अभी देखो टाटा मोटर्स के नाम की 4455 वो आ गई। अब ये कंपनी का है CIN नंबर। CIN नंबर होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जैसे तुम लोगों को आधार कार्ड मिलता है ना, वैसे कंपनी को CIN मिलता है। ये देखो टाटा मोटर्स नाम की एक कंपनी नहीं है, 1 2 3 4 5 कंपनियां हैं। ठीक है, अब देखो टाटा मोबाइल मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड, ये ऑटोमोबाइल्स नहीं बेचती, ये बेसिकली फाइनेंस इंडस्ट्री में, मतलब अगर आप टाटा की गाड़ी खरीदोगे तो फाइनेंस दिलवाएगी। फाइनेंस सोल्यूशन लिमिटेड, ये भी उसकी उसी तरह की कंपनी है। टाटा मोटर्स की इंश्योरेंस कंपनी भी है, टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये है गाड़ी वाली मेन। ठीक है, उसके बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। तो पैसेंजर व्हीकल्स कौन कौन से होते हैं, जो ट्रक्स वगैरह बसेस वगैरह होती है, ये सब। ठीक है, अब देखो इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, 1989, 1992, ये देखो 1945। ठीक है, और एक अभी कंपनी है जो ये है ना मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, ये अभी रिजर्व्ड हुई है, मतलब अभी ये पूरी तरीके से रजिस्टर नहीं हुई। क्लियर, तो ये इनकॉर्पोरेशन की डेट है। अगर इसी पे थोड़ा सा और अंदर जाओगे, देखो 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 डॉक्यूमेंट वाली भी है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट में जाओगे तो आपको, अरे यार बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती है इसमें, CIN वगैरह भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर जाके सर्च करोगे तो पब्लिक डॉक्यूमेंट में तुम्हें टाटा का MOA मिल जाएगा। ठीक है, अब CIN पता है ना, कभी देखना हो तो सुन लो, यहाँ पे नाम लिखना या CIN लिखना, CIN बड़ा इसलिए मैं डाल नहीं रहा हूँ। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी पीछे से देखा, वहीं से मिलेगा आपको। कंट्री इंडिया ही है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, आपको कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। ठीक है, तो लिमिटेशंस ऑफ एक्शन यानी कंपनी सब कुछ कर सकती है लेकिन उसको अपनी लिमिट्स में करना है। और लिमिट्स का लिखिए MOA और AOA में। ठीक है, कुछ रूल्स है उसको भी फॉलो करना है, उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे होता है ना, देखो एक रूल बताऊं, अपन लोगों की कंपनी मान लो 4 लोगों की, तो चारों में से किसी एक इंसान के पास राइट होगा कॉमन सील रखने का, और जो इंसान कॉमन सील रखता है वही कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करता है। अब ये जो राइट है ना, ये तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। अब मान लो किसी ने कॉमन सील चुराकर किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करा, तो फिर उसको वो राइट्स नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी में जिस इंसान को राइट्स होते हैं सिर्फ वही इंसान उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो लिमिटेशंस ऑफ एक्शन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो लास्ट है टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। A company being abstract and artificial person does not die natural death. सर कंपनी एक इंसान तो है, कंपनी कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। इसको बर्थ कौन देता है, बर्थ होता होगा ना, इंसान है तो पैदा भी हो गई, कौन बर्थ देगा, ओनर। ओनर बर्थ नहीं देगा। देखो जैसे ओनर, जैसे अगर कोई सोच भी रहा है दिमाग में ओनर, तुमने सोचा ओनर बर्थ देगा, मैं चाहता हूँ कंपनी खोलना, खोल ली, क्या वो कंपनी बन जाएगी, नहीं। कब बनेगी कंपनी, जब वो रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर कौन करता है, MC, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ। तो बर्थ कौन देता है, लॉ। जो इंसान पैदा करेगा वो इंसान मारने का भी राइट रख सकता है ना, इंसानों को छोड़ के, नहीं तो ऐसा नहीं कि अपने पेरेंट्स अपन कोई मार। तो सर कंपनी की डेथ में भी कौन मदद करेगा, लॉ। मतलब सर कंपनी अगर खुली है तो वो खुद चाह के भी बंद नहीं हो सकती। आप अगर चाहते हो कंपनी बंद करना तो आपको पहले लॉ के पास जाके ये बताना पड़ेगा कि लॉ, मैं ये कंपनी बंद करना चाहता हूं, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया आज तक, सब लोगों का पैसा मैंने बराबर से चुकाया है, ये रहे मेरे क्रेडिटर्स, मैंने सबको पेमेंट कर दी, आप सबसे फोन करके पूछ लो। और जब सबकी कंसल्ट मिल जाती है तब जाके लॉ मतलब MCA आपको कंपनी को बंद करने के लिए, डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। अदरवाइज आप चाहकर भी खुद से कंपनी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको बर्थ अगर लॉ ने दिया है तो उसको टर्मिनेट भी कौन करेगा, वाइंड अप कौन कराएगा, लॉ कराएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन और वाइंड अप में डिफरेंस पता है, नहीं सिर्फ सिंपल, कोई पार्टनरशिप नहीं, कुछ नहीं,
सिर्फ ये दो वर्ड्स हैं, एक डिसोल्यूशन, एक वाइंडिंग अप। दोनों जगह यूज होते हैं, कंपनी में भी यूज होते हैं, पार्टनरशिप में भी यूज होते हैं। देखो, डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मे बी टेम्पररी और इट मे बी परमानेंट, लेकिन डिसोल्यूशन वर्ड जहां पे यूज होता है ना, तो इट इज परमानेंट, यहाँ पे टेम्पररी नहीं है। अगर कोई कंपनी या फॉर्म डिसॉल्व हुई है तो वो पूरी तरीके से खत्म होगी। ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने बंद कर दी और वापस खोल दी, क्योंकि ऐसा होता है बहुत जगह कि बिजनेस 8 महीने बंद रहता है और 4 महीने चलता है। जस्ट लाइक मनाली वगैरह है, शिमला वगैरह है, तो सर यहाँ पे लोग ठंड में ज्यादा आते हैं जब स्नोफॉल होता है, ठीक है। अब है ना, बाकी 8 महीने कोई गर्मी के मौसम में या बारिश के मौसम में तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो अगर कोई इंसान बारिश के मौसम में जाएगा ही तो होटल खोलकर करोगे क्या? तो होटल वाले क्या करते हैं, 6 महीने अपनी होटल बंद रखते हैं और 6 महीने बिजनेस करते हैं, तो वो वाइंड अप कर देते हैं ताकि 6 महीने का उनको टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह कुछ ना भरना पड़े। क्लियर? तो बची हुई 6 महीने वो खुलता है तो वो वापस क्या कर लेते हैं, अपना चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेम्पररी वाइंडिंग अप होता है। लेकिन अगर आपको परमानेंटली अपनी कंपनी बंद करनी है तो आप डिसॉल्व करोगे, ठीक है। बाकी इस टॉपिक में देखो क्या था कि सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल डेथ से खत्म नहीं हो सकती है। तो कंपनी को किसने क्रिएट करा है? लॉ ने, तो उसको खत्म भी कोई कौन करेगा? लॉ ही करेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये अपने सारे हो गए पॉइंट्स जिसमें कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। अभी इसमें कुछ चीजें बची हैं जो मुझे पढ़ाना है, मैं क्लास अभी खत्म नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, जाना तो नहीं है, ये शक्लें लग रही हैं तुम लोग ही जाए ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए अपने। अब देखो, सुन लो 2 मिनट और, ये पॉइंट में मुझे कुछ चीजें कवर करनी है। एक केस है सोलोमन एंड सोलोमन, उसको कवर करना है। इसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी में सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं, परपेचुअल सक्सेशन पूरा हो चुका, सेपरेट प्रॉपर्टी ट्रांसफर शेयर, कैपिटल की सू ये भी हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हो गया, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, सेपरेट मैनेजमेंट, वॉलंटरी एसोसिएशन प्रॉफिट एंड टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ये अपन ने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो एक चीज मुझे पढ़ाना बाकी है, वो अभी मैं कवर करा रहा हूँ, फिर अपन लोग खत्म करेंगे, ठीक है। नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस ऑफ अ कंपनी, इसको पढ़ लेना, कराऊंगा वैसे मैं, इसमें कुछ है नहीं खास, ठीक है। बस एक टॉपिक सुन लो, थोड़ा बड़ा है। चलो यहां से क्या होता है ना, एक केस समझो, विजय माल्या के सिनेरियो में तुम्हें लगता है विजय माल्या ने कुछ गलत किया था या नहीं करा था? गलत तो किया था, तभी तो भाग रहे हैं। सर क्या होता था, कंपनी अपने नाम से लोन लेती, लोन जिस पर्पस के लिए लिया है वो लोन पूरी तरीके से उस पर्पस के लिए यूज नहीं होता था, थोड़ा बहुत पैसा यूज होता था, बाकी का कुछ पर्सनल जगहों पे ये लोग यूज। अब विजय माल्या इज द डायरेक्टर ऑफ किंगफिशर, तो कायदे में उसके हाथ में सारे राइट्स हैं, वो सब कुछ कर सकता है पैसों के साथ। तो उस सिनेरियो में उसको पैसों को सही जगह पे लगाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या करा, पैसे को गलत जगह पे लगाया, लॉसेस बहुत हुए, है ना, कुछ पैसा खा के भाग गया। लेकिन पता है उसको डर नहीं था किसी चीज का, क्यों? क्योंकि सर अगर कुछ गलत भी होगा तो नाम किसका आएगा? कंपनी का, विजय माल्या का नाम कभी नहीं आएगा। तो इसी चीज का फायदा उठाते 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 आज उसके ऊपर 9 या 11 हजार करोड़ रुपए की पेनल्टी हो चुकी है, और जो भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ड्यू है इतना हो चुका है, क्लियर। लेकिन डर क्यों नहीं है? क्योंकि सर हम जो भी काम करें, ब्लैक करें व्हाइट करें कुछ भी करें, आखिरी में फंसेगी कौन? कंपनी। तो है ना, इस चीज का डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स फायदा उठाने, इन लोगों ने क्या करा कि छोटे छोटे फ्रॉड्स करते गए करते गए, जब फ्रॉड पकड़ाते भी थे तो नाम कंपनी का आ जाता था, कभी किसी भी डायरेक्टर का नाम नहीं आता था। तो इसी चीज का फायदा लोग उठाते गए, ठीक है। मतलब ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया, नहीं तो ये चीज बहुत खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो लोग फायदा उठाते थे, जो धीरे 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 करके कंपनी लॉसेस में जाती थी, कंपनी बंद हो जाती थी, लेकिन डायरेक्टर अपना प्रॉफिट निकालते थे, कंपनी बंद हो जाती थी, फिर किसी नई कंपनी के डायरेक्टर बन जाते थे। तो सेम टू सेम ऐसा केस हुआ था अपने सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड के साथ, जो कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 1897 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है। नाम देख के समझ में आ रहा होगा कि इंडिया की कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी, ठीक है। देखो केस क्या था, समझो ध्यान। एक बंदा था सोलोमन नाम, इसको खोलनी थी, उसको ओपन करना थी एक पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी खोलने में कितने लोग लगते हैं मिनिमम, पता है? 7। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट में 2।
पब्लिक में 7, बाकी टेंशन मतलब पूरा है टॉपिक। पब्लिक कंपनी खोलने में 7 लोग लगते हैं, ठीक है। तो सोलोमन एंड सोलोमन एक कंपनी खोलना चाहते थे जो कि बेसिकली एक पब्लिक कंपनी थी, उसको खोलने में 7 लोग लगते थे। तो 7 लोगों को जुगाड़ना है। एक तो मैं खुद बन गया सोलोमन, अब बचे 6। तो सोलोमन की थी एक वाइफ मिसेस सोलोमन, एक इनका बेटा था और आई थिंक 4 डॉटर्स, नहीं सॉरी सो हिज डॉटर एंड 4 सन्स। सर 4 बेटे थे और एक इकलौती डॉटर थी, सब 18 साल से ऊपर की होती। तो सोलोमन ने सोचा यार बाहर से किसी इंसान को पकड़ो, इससे अच्छा 7 लोग तो मेरी फैमिली के ही हो रहे हैं, कैसे? एक मैं खुद, एक मेरी वाइफ, एक मेरी डॉटर और मेरे 4 बच्चे, हो गए 7 लोग। नाउ सोलोमन इज एलिजिबल टू ओपन पब्लिक कंपनी। तो सोलोमन ने फाइनल डिसाइड करा कि मैं पब्लिक कंपनी खोलता। तो सोलोमन ने पब्लिक कंपनी खोली किस नाम से? सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड, मतलब सोलोमन कंपनी नाम था, ठीक है। तो सोलोमन एंड सोलोमन के नाम से कंपनी खोल दिया, क्लियर? जितने शेयर होल्डर्स के सब आ गए, सब कुछ। अब कंपनी पता है क्या कर रही थी, ध्यान से देखना, यहां से देखो केस चालू। सोलोमन सोल्ड हिज बिजनेस टू द कंपनी for the sum of 38782. The company nominal capital was 40,000. अब रुपीज है यूरोज है, देखते हैं। In part payment of the purchase money for the business sold to the company, debenture of amount 10,000 secured by floating charge on the company's asset issued to Solomon, who had applied to receive allotment of 20,000 fully paid up shares. Remaining outstanding of 8,000 was paid to Solomon in cash. Solomon was managing director, of course, and was the other director. The company soon ran into difficulties and debenture holder appointed receiver and company went into liquidation. Total asset of company amounting to 6050. Its liability were 10,000 secured debenture, 8 lakh owing to unsecured trade creditors, who is claiming to the whole company's asset 6050 on the grounds that the company was mer allies an agent for Solomon and they were entitled to payment their debts in the priority of indenture. So further plead that Solomon, the principal beneficiary, was ultimately responsible for debts incurred by the agent or trustee on the behalf. Their Lordship House of Lord observed, when the memorandum is duly signed and registered, through there will be only 7 shares taken. Subscriber are body corporate capable with exercising all their functions for an incorporation company. It is difficult to understand how body corporate, thus created by statute, can lose its individuality by issuing bulk of its capital to one person. A company, the company is at law different person altogether from the subscriber of memorandum, and through it may be after incorporation business is preciously as the same before. The same person are managers, same hands receive the profit, and company is not in law their agent or trustee. The statute enact nothing as the extent of degree of interest which may be held by 7 or as the proportion of interest or influence possessed by one or majority of shareholders. There is nothing in the act required that subscriber to the memorandum should be independent or unconnected, or they all are should be taken substantial interest by underlying. They should have mind or will of their own, or that there should be anything like balance of power in the constitution. तो देखो ये पूरी स्टोरी है यहां से लेकर यहां तक। अब समझो कहानी का मतलब क्या। यहाँ पे लिखोगे कैपिटल, हाँ ये लाइबिलिटी वाला पॉइंट है और ये असेट्स वाला है मान, ठीक है। चलो अब देखो
मान लो कंपनी की कैपिटल थी 40,000, ठीक है, अमाउंट वो छोड़ दो, यूरो में थी प्राइस। फिर थे सिक्योर्ड डेबेंचर्स 8,000, फिर थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 6,000, उसके बाद यहाँ पे थी कंपनी के सारे असेट्स, ठीक है, असेट्स मान लो पूरे टोटल ले लो 54,000 के, ठीक है, ये था अपना पूरी बैलेंस शीट सोलोमन। अब देखो सोलोमन में कितने शेयर होल्डर्स थे टोटल? 7, जिसमें से एक वाइफ, एक हस्बैंड, 4 बेटे और एक डॉटर हो गया। अब ये जो सिक्योर्ड डेट समझते हो, सिक्योर्ड मतलब क्या होता है? बताए सिक्योर्ड का मतलब? कोई भी चीज सिक्योर्ड है, हम बोलते हैं ना भाई हमारी लाइफ सिक्योर्ड है, मॉर्गेज। तो सिक्योर्ड डेट्स यानी कि सर सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी ने किसी को डेबेंचर इशू करे और डेबेंचर के बदले कंपनी ने असेट्स को, कंपनी के ही असेट्स को चार्ज पे लगाया था। मतलब ये कहा था कि आप हमें पैसा दे दो, अगर हम आपका पैसा नहीं चुका पाए तो हमारी कंपनी की एसेट्स उठा के अपने घर ले जाना, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया सिक्योर्ड डेट्स। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके पास कोई एसेट्स नहीं है, पैसा बच गया तो मिल जाएगा और नहीं बचा तो भूल जाओ। अब पता है क्या था, ये जो 8,000 रुपए की सिक्योर्ड डेट्स है ना, ये पता है खुद सोलोमन ने, ये जो पैसा है, ये डेट्स है, खुद सोलोमन ने ही अपनी कंपनी को दिया। मतलब मैं अपनी ही कंपनी को लोन दे रहा हूं और ये कह रहा हूं कि कंपनी सुन, अगर तू पैसा नहीं चुका पाई तो मैं तेरे सारे एसेट्स को ले जाऊंगा, ठीक है, ऐसा बोलकर मैं खुद की कंपनी से आ गया, है ना। होता है ऐसा, होता है ऑफकोर्स, ठीक है, क्योंकि कंपनी अलग है और कंपनी का ओनर अलग है। तो सर मैंने क्या करा, सोलोमन कंपनी को ही वो डिबेंचर्स इशू कर दिए, लोन दे दिया और उस लोन के बदले सभी एसेट्स को चार्ज पे लगा दिया। कंपनी कंटिन्यूअस लॉसेस में जा रही थी, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, क्लियर। तो फाइनली सोलोमन ने डिसाइड करा कि मुझे इस कंपनी को बंद करेंगे तो क्या बेचना पड़ेंगे सबसे पहले कंपनी के असेट्स, सारे असेट्स बेचेंगे सर। तो सोलोमन ने क्या डिसाइड करा कि मुझे अपनी कंपनी के सारे एसेट्स को सील करना है। अच्छा, आधे तो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये वो प्रीपेड वगैरह, तो ये सारी का तो कुछ मिलना ही नहीं है। अब एसेट्स थे अराउंड 24,000 के, क्या 24,000 के एसेट्स 24 में बिकेंगे? कम हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो मेरे हिसाब से सर 10,000 12,000 में बिक जाएंगे, क्लियर। तो जो 24,000 के एसेट्स थे वो बिके 10,000। असेट्स बिकने के बाद सबसे पहले किसको पैसा मिलना चाहिए? 3 लोग हैं यहाँ पे, 1 2 और 3, 3 लोग हैं लाइबिलिटी में जिनकी जिम्मेदारी, जिनको पैसा देना आपकी जिम्मेदारी है। किसको दोगे सबसे पहले? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, सिक्योर्ड डिबेंचर्स को। तो ये 10,000 रुपए उठा के हमने सिक्योर्ड डिबेंचर्स को दे दिए। अच्छा, ये पैसा किसके पास जाएगा? सिक्योर्ड डिबेंचर सोलोमन के पास। क्यों? क्योंकि उसने तो लोन दिया था कंपनी को, मैंने अपनी कंपनी को लोन दिया, उस लोन को रिकवर करने के लिए अपनी एसेट्स को बेचा और एसेट्स को बेचने के बाद वही पैसे मैंने अपनी जेब में डाल लिए पैसे। 2 लाख रुपए बचे थे सर, 2,000 रुपए इनको दे दिए बचे हुए। तो सर मैं कुल मिला के 4,000 रुपए खा गया अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो सोचो 54 लाख के जो असेट्स मेरे पास थे वो मैंने अपने घर पे ले आया पूरे, क्या पता बेचे भी थे या खुद नहीं खरीद लिए, क्लियर। तो इस पूरे केस में क्या हुआ कि एक इंसान जिसने कंपनी खोली, कंपनी लॉस में गई, जैसे ही कंपनी लॉस में गई तो कंपनी को लिक्विडेट कर दिया। लिक्विडेट करने के बाद जितने भी एसेट्स को बेचा, बेचकर सबसे पहले खुद के लोन के पैसे जुटा लिए और पैसे जुटाने के बाद जो अनसिक्योर्ड लोग थे उनका पैसा खा गए। वो लोग अपन से पैसा भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हम कंगाल हो गए, हमारी कंपनी बंद हो गई। और दूसरी बात, पैसा मांगना है तो कंपनी से जाके मांगो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? मैं तो कंपनी का मालिक हूँ, एक्चुअल में कंपनी खुद एक इंसान है। तो इसी बात का जैसे सोलोमन ने फायदा उठाया ना, वैसे हजारों लोगों ने उठाया।
क्या करते थे, कंपनी के नाम एक कंपनी खोल ली, बेहतरीन, खुद ही कंपनी को लोन दे रहे हैं, बाद में कंपनी की लोन नहीं चुका पा रही तो कंपनी के एसेट्स लेके जा रहे हैं, और जो बेचारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उनका पैसा आखिरी में खा रहे हैं। तो इसी चीज को बंद करने के लिए, इसी चीज को खत्म करने के लिए एक कंसेप्ट आया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि सर लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट थ्योरी का गलत फायदा उठा रहे हैं। कॉर्पोरेट थ्योरी समझ में आया क्या बोलती है, सर कंपनी अलग है और कंपनी का मालिक अलग है। अगर कंपनी में कुछ कोई भी गलत एक्ट होता है, कोई भी फ्रॉड होता है, तो उसके लिए कौन लायबल होती है, कंपनी। इस चीज का लोगों ने गलत फायदा उठाना चालू कर दिया था और कंपनी को गलत दिखा के अपना पर्सनल प्रॉफिट जोड़ लेते थे। ठीक है, ये चीज बहुत टाइम तक हुई, लॉ ने नजरअंदाज करी, लेकिन जब सोलोमन का केस आया तो फाइनली लॉ को लगा कि यार लोग कंपनी के ऊपर इल्जाम लगा के खुद अपनी जेबें भर रहे हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स है ना, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हो गए, बड़े बड़े ओनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ये लोग कंपनी के ऊपर नाम लगा रहे हैं और फ्रॉड खुद कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को हटाने के लिए, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट हटाने के लिए एक चीज लेके आए जिसको कहा जाता है लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी क्या होती है समझ में, क्या होती है कि सर जो भी लोग हैं वो लोग कंपनी का फायदा, कंपनी के नाम का यूज करते हैं और पर्सनल प्रॉफिट्स कमाते हैं, जो कि इलीगल हो एक तरीके से। इसी चीज को दूर करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया जिसका नाम था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इसका मतलब क्या है ये सुन लो बस। इसका मतलब ये था कि कंपनी अगर कोई भी गलत एक्ट करती है, कोई भी गलत काम करती है, टैक्स चोरी करती है ना, किसी का पैसा खा लेती है, तो सब पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर हमें ये पता चलता है कि उसमें गलती कंपनी की नहीं थी, कंपनी के डायरेक्टर्स की या कंपनी के शेयर होल्डर्स की थी, तो उस कंडीशन में हम कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे, जिम्मेदार ठहराएंगे। क्योंकि शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर क्या करते हैं, गलत काम खुद करते हैं और नाम कंपनी के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी थी। इसी चीज को हटाने के लिए क्या आया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जिसमें अब कोई भी गलत एक्ट होगा और अगर वो एक्ट का जिम्मेदार डायरेक्टर या शेयर होल्डर होगा तो वो पूरी गलती डायरेक्टर और शेयर होल्डर की ही मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आज के टाइम पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को यहां से अपने इंडिया से या पूरी दुनिया से हटा दिया गया है। क्लियर, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, कुछ इस तरीके के काम कर रहे थे और इल्जाम कंपनी के ऊपर लगा रहे थे। ठीक है, तो यही चीज है इस पूरे टॉपिक में। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटर या फाइनल कभी ये पीछा नहीं छोड़ेगा सोलोमन वाला केस। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट भी यहाँ तो नहीं दिया अच्छे से, बट इंटर में बहुत, एग्जीक्यूटिव में बहुत अच्छे से दिया। क्लियर, तो तुम लोगों को कुल मिला के जहां से स्टार्ट किया था वहां से लेकर यहाँ तक, मतलब पेज नंबर 105 तक कवर करना है। देन वी विल डिस्कस नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस डे आफ्टर टुमारो एंड कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ऑल्सो। ठीक है, तो इतना कर लो। अच्छा, थैंक यू सो मच।